हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 12 जनवरी 2023 को पेपर वन में पूछे गए थे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग 16 से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण, सेकंड है उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, थर्ड है पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना और फोर्थ है केवल प्रभुत्ववादी संस्कृति में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। तो हमें मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू नहीं करना होता है और न ही बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करनी होती है। और साथ ही साथ ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रभुत्ववादी यानी जिनका जैसे हम कहें कि जो लोग बहुमत में हैं, जिनकी संख्या स्कूल में ज़्यादा है, तो केवल उन्हीं की संस्कृतियों को के प्रथाओं का क्रियान्वयन स्कूल में कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर पारस्परिकता पर का मतलब होता है कि एक दूसरे पर निर्भर होना, तो इस चीज का विकास करना है विद्यालयी संस्कृति में। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम अक्षमता, सेकंड है स्वलीनता या ऑटिज्म, थर्ड है ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार जिसे एडीएचडी भी कहते हैं, फोर्थ है श्रवण बाधिता। इसमें श्रवण बाधिकता की तो कोई बात ही नहीं हुई, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को श्रवण बाधिता है। ध्यान अभाव में क्या होता है कि बच्चा एक ही कार्य को एक समय में नहीं कर पाता है, वो बहुत अधिक एक्टिव होता है जरूरत से ज्यादा। स्वलीनता में क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक ही कार्य को करते रहता है, वो दूसरे से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते बल्कि खुद से बातें करते रहता है और अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि गलत शब्द जोड़ देते हैं, शब्दों को उलट कर लिख देते हैं। जैसे अगर गॉड लिखना हो तो उसे डॉग लिख देगा, बी और डी में बच्चा कंफ्यूज रहेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान, टिप्पणियां या नोट्स, सेकंड है रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, थर्ड है चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय प्रतिमान या मॉडल, फोर्थ है लिखित विवरण और आरेख। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके अगर हम लोग लिख लेते हैं, व्याख्यान को जो भी लेक्चर है उसे अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वह दृष्टिबाधित यानी वैसे विद्यार्थी जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा होगा। साथ ही रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान यानी जो अभी लेक्चर है उसे रिकॉर्ड किया गया है, बच्चा कभी भी सुन सकता है, उसमें देखने की जरूरत नहीं है, आंखों की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सेकेंड भी सही है, यह भी बाधक नहीं है। चित्रात्मक सामग्री यानी जिसे हम छू कर पहचान सके, एक तरीके से कहें कि जैसे लुई ब्रेल का जो उन्होंने ब्रेल लिपि बनाया था, तो उस टाइप का जो भी मॉडल है यह भी लाभदायक। लेकिन बाधक क्या बनेगा, लिखित विवरण, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, उसे देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा एक बाधक बन सकता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, सेकंड है अति क्रियाशीलता, थर्ड है पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार, फोर्थ है सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह। देखिए, स्वलीनता में बच्चा क्या होता है, जैसा कि अभी हमने कहा था इससे पहले वाले प्रश्न में कि स्वलीनता में बच्चा खुद के साथ मतलब अकेले में समय बिताना और कम लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करता है, तो उसमें मौखिक संप्रेषण की जो कौशल है यह तो अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा किसी से ज्यादा बात करना पसंद ही नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन स्किल उसका बेटर कहां से होगा, नहीं हो पाएगा। अति क्रियाशीलता जो है वो एडीएचडी में होता है, न कि इसमें। स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी शांत रहना, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह नहीं होता, क्योंकि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा पुनरावृत्तीय आचरण, यानी एक ही कार्य को वो बार बार करता रहता है अकेले में, ज्यादातर लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। सेकंड है वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। थर्ड है उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। और फोर्थ है उनके विचार में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो रचनात्मकता और मौलिकता की कमी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं होता। जानकारी को समझने में वे अधिक समय नहीं लेते, न ही अधिक प्रयास उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। यानी औसत यानी एवरेज जो उनमें जो उनकी जो आईक्यू लेवल है या फिर जो कार्य करने की क्षमता है वो ज्यादा होती है, इसीलिए उन्हें प्रतिभाशाली विद्यार्थी की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 है अभिकथन ए। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तर्क है सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको उलझाने के लिए होते हैं ताकि आप इसे देखें और डर जाएं कि इतना बड़ा प्रश्न है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है अभिकथन में कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चे सो जाएंगे या तो फिर खेलने में व्यस्त हो जाएंगे, वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। छोटे बच्चे वैसे भी बहुत शैतानी करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, तो उन्हें व्याख्यान के द्वारा संभालना नहीं, उन्हें क्रिया के द्वारा संभालना है। उन्हें एक्टिविटी ऐसा कुछ देना है जिससे वे सीख भी सकें और उन्हें यह आभास भी ना हो कि वो सीख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ करना है। तो अभिकथन ए हमारा गलत हो गया। साथ ही तर्क में दिया गया है कि निष्क्रिय श्रवण की ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होगा शिक्षण। ऐसा कभी हो सकता है कि आप केवल श्रोता बन के सुन रहे हो छोटे बच्चे और वो सीख लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए यह भी गलत है। दोनों ही कथन जो है हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वास्तविक दुनिया के संदर्भ से सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालयों को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है सक्षम और रचनात्मक। सेकेंड है असक्षम और अन्वेषण। थर्ड है सक्षम और पाठ्यपुस्तक आधारित। और फोर्थ है असक्षम और गैर संदर्भित। अब इनमें से आप एक एक ऑप्शन को रख के देखिए कि कौन सा आपका सही आता है, कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। देखिए किसी भी जानकारी को सीखने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो सक्षम है, इसलिए जहाँ कहीं भी असक्षम दिख रहा है उसे आप हटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग जान रहे हैं कि मस्तिष्क जो है वो सक्षम है, इसलिए या तो पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है। अब इसके बाद दिया गया है पाठ्यपुस्तक आधारित। तो विद्यालय को पाठ्यपुस्तक के अधिगम पर नहीं जोर देना चाहिए बल्कि रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन थर्ड नहीं बल्कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है रचनावाद किसका समर्थन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। सेकंड है शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का। थर्ड है पहले से अर्जित ज्ञान के पुनर्उत्पादन का। और फोर्थ है रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। तो हम लोग जानते हैं कि जो रचनावाद है वो किसका समर्थन करता है कि विद्यार्थी यानी बालक जो है वो नए ज्ञान के सृजन में लगे रहे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। रटने को या फिर ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करने को हम सही नहीं मानते, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है संलग्नता या शामिल करने के। सेकंड है प्रतिस्पर्धा के। थर्ड है भेदभाव करने के। और फोर्थ है अबोधगम्यता के। तो हमें कभी भी बच्चों में प्रतिस्पर्धा या फिर भेदभाव नहीं करना है, अबोधगम्यता नहीं बल्कि बोधगम्य होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। संलग्नता का मतलब होता है शामिल करना। अगला प्रश्न है एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मौखिकीकरण। सेकंड है अनुरूपात्मक चिंतन। थर्ड है साधन अंत विश्लेषण। और फोर्थ है कार्यात्मक स्थिरता, जिसे हम लोग फंक्शनल फिक्सनेस भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी एक समस्या मान लीजिए प्रॉब्लम है और इसके बाद इसके कई मध्यवर्ती उपलक्ष्य यानी इसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और उसे बांटने के बाद उन लक्ष्यों को, मान लीजिए कोई समस्या है उसे हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके। अब जो हमने उस समस्या के छोटे छोटे खंड किए उसे हमने किस तरह से सुलझाए, किस तरह से उसे सॉल्व किया है, वही होता है मध्यवर्ती उपलक्ष्य का मतलब यही है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि बस एक ही तरीके से हम कैसे काम करते हैं, इसमें कार्यात्मक स्थिरता की बात नहीं की जा रही है। अनुरूपात्मक चिंतन क्या होता है कि जैसा एक प्रॉब्लम आपके सामने आया वैसा ही आपने, जैसे मैथ्स का अगर आप बुक उठाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले आपको प्रश्नावली में प्रश्न करने से पहले कुछ उदाहरण दिए होते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए होते हैं और उन्हें सॉल्व करके
दिखाया गया होता है कि कैसे सॉल्व करना है और उसी के आधार पर आप आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यही होता है हमारा अनुरूपात्मक चिंतन। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और मौखिकीकरण की भी कोई बात नहीं है, या फिर यहाँ पर मौखिक रूप से विस्तार की कोई बात नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज यानी नाइव सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तर्क है, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम के बारे में बहुत मायने रखती हैं, आगे के अधिगम के लिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अध्यापक को जो है यह जानना जरूरी है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, कैसे उन्हें सहज तरीके से सिखा सकते हैं। तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। साथ ही यह भी जरूरी है, जब विद्यार्थियों का बेस मजबूत होगा, जब वो अच्छे से शुरू से आधार उनका मजबूत होगा, वो सीख पाएंगे, तभी उनका आगे का जो अधिगम है वो अच्छा होगा। इसलिए दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनर्उत्पादन पर जोर न दे। तर्क है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं। देखिए अगर अभिकथन ए की बात करें तो विद्यालय में कोई भी जो भी चीज़ बताया जा रहा है तो वो ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं बस एज इट इज़ उसको सुना दें हमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुद का भी तर्क लगाएं, खुद भी उसकी समस्या के समाधान के बारे में सोचें। तो यह कथन तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन तर्क में जब हम आते हैं कि संवेग जो है, जो हमारे इमोशन है, वो संज्ञान से अलग है, तो ऐसा नहीं है, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए यह कथन गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। सेकंड है अपनी साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना। थर्ड है प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। और फोर्थ है जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जो आप खुद की मर्जी से, रुचि से, अपने इंटरेस्ट के आधार पर कर रहे हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाहरी दुनिया का कोई भी अगर शाबाशी पाने के लिए, कोई पुरस्कार के लालच में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो यह बाह्य अभिप्रेरणा हो जाता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। इसमें हम खुद की इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा का परिवेश, सेकंड है संसाधनों की उपलब्धता, थर्ड है शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां, और फोर्थ है विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर, यानी बच्चे कितने एक्टिव हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो यह चारों ही जो तत्व हैं, ये चारों ही सीखने को यानी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। कक्षा में कैसा परिवेश है, क्या TLM यूज किया गया है, कैसी हमारी शिक्षण शास्त्रीय विधि है, और विद्यार्थी का इंटरेस्ट कितना है, वो तत्पर कितने हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिक से अधिक जोखिम, सेकंड है विकर्षणों यानी व्यवधान का न्यूनतम होना, थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, और फोर्थ है अनम्य यानी गैर लचीली शैक्षणिक प्रणाली। तो देखिए शिक्षण अधिगम के लिए जो उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए, जिसमें व्यवधान की कमी हो, जिसमें कोई बाधा ना हो। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। हमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता होते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको नजरअंदाज नहीं करना होता है, और ना ही हमारी शैक्षणिक प्रणाली रिजिड नहीं होनी चाहिए बल्कि लचीला होना चाहिए। अधिक से अधिक जोखिम नहीं उठाना है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 12 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।